आज की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरएसएस के बयान पर किया गया था पलटवार। अब आरएसएस की ओर से बीजेपी से दुश्मनी निकाली जा रही है। दोस्तों बताएंगे कहां पर होने वाला है आरएसएस का बीजेपी के खिलाफ जोरदार आंदोलन। इसी के साथ में जनता को भिखमंगा बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। कांग्रेसियों ने बोला आ रहे हैं भीख मांगने के लिए। फिर बताएंगे उनके बंगले पर किस तरीके का हुआ है जोरदार हंगामा दोस्तों। और महाराष्ट्र में फिर से अजीत पवार और शिंदे के बीच में छिड़ा हुआ है संग्राम। बताएंगे कैसे अजीत पवार शिंदे के मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं जोरदार हमला दोस्तों। और इंडिया गठबंधन को मिली है एक और ऐसी बड़ी पार्टी का समर्थन जो अब तक बीजेपी के साथ में थी। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस की दोस्ती मजबूरी की है, क्योंकि अगर अलग लड़ेंगे चुनाव तो दोनों को होगा नुकसान। एक की पार्टी के सारे नेता जेल में डाले जाएंगे और दूसरे संगठन पर ही बैन लगा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आरएसएस के नंबर 2 नेता भैयाजी जोशी के द्वारा महाराष्ट्र में दिए गए बयान की बीजेपी आलोचना कर रही थी दोस्तों। इसके बाद अब आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से बदला निकालने के लिए भी मैदान में उतर गया है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। गुवाहाटी की हाईकोर्ट ने ईटानगर की बेंच ने राज्य सरकार को बीजेपी की सरकार को 6 महीने के भीतर धर्मांतरण कानून को लागू करने के लिए बोला था। लेकिन अब तक दूर दूर तक हवा नहीं लगने के बाद अब आरएसएस ने अपने संगठन को आगे कर दिया है दोस्तों। आरएसएस के संगठन वनवासी कल्याण आश्रम ने पूरे अरुणाचल प्रदेश में सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। वनवासी कल्याण आश्रम ने कोलकाता के अंदर इस संगठन की बैठक बुलाई थी दोस्तों। इस बैठक में अखिल भारतीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और सह अध्यक्ष तेची गोविंद मौजूद थे। दोनों ने मिलकर फैसला लिया है कि अरुणाचल प्रदेश में सड़कों पर उतर रहे हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ और जोरदार आंदोलन करेंगे जब तक नियम लागू नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में बुरी तरीके से फंसी है दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी का एनपीपी के साथ में गठबंधन है दोस्तों, जो क्रिश्चियन समाज से जुड़ी हुई पार्टी है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ये कानून लेकर आती है तो एनपीएफ का समर्थन बीजेपी सरकार से वापस हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की दिक्कत बढ़ जाएगी दोस्तों। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन आबादी है दोस्तों, फिर उसके बाद हिंदू आबादी और इसके बाद वहां के स्थानीय धर्म से जुड़े हुए 26% के आसपास लोग हैं दोस्तों। बुद्धिज्म वाले 11% लोग हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये कानून बीजेपी लेकर आती है तो 30% वोट शेयर उसके हाथ से ऐसे ही चला जाएगा और सहयोगी भी उसके पास से भाग जाएंगे दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी कानून लाने में आनाकानी कर रही है। तो दूसरी ओर आरएसएस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 11-12 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन अचानक से आरएसएस के जगने का मतलब ही यही है कि आरएसएस अब बीजेपी से बदला निकाल रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी तो और भी बड़े ड्रामे होने वाले हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर इसी के साथ में बीजेपी के मंत्री को लग रहा था कि जो मन करेंगे वो बयान दे देंगे दोस्तों। इसके बाद उनका विवादित बयान उनके पीछे पड़ चुका है, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीधे मंत्री से टकराने का फैसला ले रखा है दोस्तों। आपको बता दें कि मंत्री ने विवादित बयान देते हुए प्रदेश की जनता को भिखमंगा बोलने की कोशिश की थी। बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जबलपुर स्थित मंत्री के आवास को घेराव का ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग भी भिखमंगे हैं, हम जनता की तरह मंत्री जी से भीख मांगने के लिए जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता मंत्री जी के आवास पर घेराव करने के लिए और भीख मांगने के लिए पहुंच गए दोस्तों। लेकिन जैसे ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचे और मानव दीवार बनाकर उनके घर के सामने जोर जोर से नारे लगाए, वैसे ही प्रशासन के लोगों को मंत्री जी ने तुरंत बुला लिया दोस्तों। और इसके बाद प्रशासन की भारी मौजूदगी में कांग्रेसी कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच में जोरदार तरीके से धक्का मुक्की होती रही। लोग गए थे बीजेपी नेता के घर पर भीख मांगने के लिए, क्योंकि जनता को भिखमंगा बता रहे थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि लोगों के सामने आकर जवाब दे पाते। लेकिन दोस्तों मामला अभी थमा नहीं है। जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक पूरे प्रदेश भर के अंदर इसी तरीके से प्रचंड आंदोलन किया जाएगा। और मंत्री का घर जैसे घेरा गया उसी तरीके से दफ्तर समेत हर जगह ऐसे ही आंदोलन होगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकदम एग्रेसिव मोड में है और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सबसे जबरदस्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है और भाजपाइयों को लोहे के चने चबाने को मजबूर किया जा रहा है, और यहां तक कि मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट से डरकर आजकल शांत बैठे हुए हैं दोस्तों। बड़बोलापन बीजेपी के कई नेताओं को खत्म हो गया, लेकिन कुछ अभी भी है जिनके खिलाफ यह आंदोलन जारी है। साथ साथ वक्फ के बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि पूरे देश भर के अंदर धरना किया जाएगा, प्रदर्शन किए जाएंगे, आंदोलन किया जाएगा। शाहीन बाग पूरे देश में देखने को मिलेगा। इसके बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इस पर बयान देते हुए कहा कि शाहीन बाग बन सकता है तो फिर जलियांवाला बाग भी बन सकता है। यानी दोस्तों लोगों की हत्या की खुलकर धमकी एकनाथ शिंदे के नेता दे रहे हैं दोस्तों। आजकल उनकी भाषा में ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है कि अचानक से उन्होंने पलटी मारी है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी में कभी हुआ करते थे और ऐसी भाषा कभी उनके मुंह से नहीं सुनी गई थी, लेकिन जब से शिंदे की पार्टी में गए और विधायकी का चुनाव हार गए तब से ऐसा लग रहा है कि बौखलाहट में ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं और जैसे तैसे न्यूज में बने रहने के लिए ये बयान जारी कर रहे हैं। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि एक बार होली का त्योहार 14 तारीख को खत्म हो जाए, उसके बाद 17 तारीख से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों बड़ा आंदोलन होगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र में इन दिनों हलाल मीट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के लोग ही आपस में एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं दोस्तों। जो बड़ी जानकारी उसके अनुसार राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के नेता नितेश राणे को लेकर कहा कि विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, महाराष्ट्र में ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
अतः महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाले सभी गणमान्य लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करते समय जातियों या समुदाय के बीच में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी को साथ में लेकर हिंदवी स्वराज की स्थापना की। नई पीढ़ी को भी ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों नितेश राणे की और उनका यह निशाना था जो आजकल मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों पहले हलाल सर्टिफिकेशन में उनको दिक्कत थी, तो अब मल्हार सर्टिफिकेशन के नाम से एक नए तरीके का सर्टिफिकेशन जारी किया गया है। देखते हैं दोस्तों अजित पवार की क्या प्रतिक्रिया आने वाले दिनों के अंदर होने वाली है, क्योंकि नितेश राणे जैसे बीजेपी के लोग या शिंदे के लोग तो बदलने वाले नहीं है। भाजपा इसी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी, लेकिन क्या अजित पवार के पास कोई दूसरा रास्ता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं पर इंडिया अलायंस के सुर में सुर मिलाने एक और नेता आ गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार को हमेशा राज्यसभा में सपोर्ट करने वाले एनडीए के पूर्व गठबंधन सहयोगी उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बयानों में बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों बीजू जनता दल ने चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया की सीएजी या फिर किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट कराने की मांग की है। आरोप लगाया गया कि पिछले साल हुए उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में बूथों पर कुल वोटों की संख्या और ईवीएम में दर्ज कुल वोटों की संख्या में भारी अंतर देखने को मिला। बीजू जनता दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग से मुलाकात की है। दोस्तों यानी जो सवाल टीएमसी, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल उठा रहे हैं, उसी सवाल को अब बीजू जनता दल के लोग भी उठाने लगे हैं। बीजू जनता दल वही पार्टी है जो 28-30 साल से लगातार उड़ीसा के अंदर शासन में थी, फिर बीजेपी की सरकार बन गई है। दोस्तों जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके सबको अकल आने वाली है जो भाजपा के साथ भी थे या फिर भाजपा का विरोध करने से बचते थे। दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि बिना पूछे बिना योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय को बताए कोई दिल्ली नहीं जाएगा। सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की शिकायत करते हैं उनके अधिकारी दिल्ली में जाकर, क्या इसीलिए उनको रोका जा रहा है? दोस्तों स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि दिल्ली में बैठे अमित शाह और मोदी के साथ में योगी आदित्यनाथ का टकराव कोई नई बात नहीं है। दोस्तों कई बार दोनों ग्रुप के लोग आपस में टकराते नजर आते हैं, यानी डबल इंजन की सरकार एक दूसरे के खिलाफ नजर आने लगती है। दोस्तों इसी के साथ में पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने एक अहम मसले पर केंद्र की मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कानून की प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस गोगोई ने अपनी अलग तरीके की राय दी है। दोस्तों गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जा सकती, इससे देश को भारी नुकसान होगा। और यह बात एकदम तय भी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल कभी पास नहीं हो पाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी के ख्वाब में था, ख्वाब में ही रहेगा। साथ साथ दोस्तों दिल्ली की हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पत्रकार श्याम मीरा सिंह अपने सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब से सदगुरु के ऊपर बनाए गए वीडियो को डिलीट करे। दरअसल दोस्तों सदगुरु और ईशा फाउंडेशन के दीक्षा प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। कई सारे सबूत के साथ उन्होंने आरोप लगाए थे। इसके बाद अब कोर्ट की ओर से हटाने का आदेश जारी करके कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का उल्लंघन किया गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर किसी को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार सबके पास है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, बिना गाली गलौज के किसी की भी आलोचना की जा सकती है। दोस्तों ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर आता है, तो क्या सदगुरु पर सवाल खड़ा करना, वो भी कई सारे वीडियो और तमाम अन्य सबूतों के द्वारा, क्या ये गलत है? कुल मिलाकर दोस्तों हाईकोर्ट के फैसले की जमकर आलोचना की जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि श्याम मीरा सिंह के साथ में खड़े होने की जरूरत है तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों तेजस्वी यादव ने बिहार के विधानसभा में एक बयान जारी किया है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार पर तरस आता है। बिहार विधानसभा के विधान परिषद में नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच में हुए नोकझोंक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें नीतीश जी पर दया और करुणा आती है। वह इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें प्रार्थना करनी पड़ रही है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को अच्छा करे। उन्होंने कहा कि सदन में बार बार इस तरीके के भाषण और व्यवहार ये सब कुछ दिखलाता है कि सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। कुल मिलाकर दोस्तों नीतीश कुमार कभी किसी महिला को लेकर उल्टा बोल देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी किसी के पैर छूने लगते हैं, कभी मुंह बनाने लगते हैं। साथ साथ दोस्तों ट्रंप प्रशासन बार बार भारत की सरेआम बेइज्जती कर रहा है, लेकिन मोदी और उनके लेजर आय वाले विदेश मंत्री की ओर से एक शब्द नहीं बोला जा रहा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन की ओर से मीडिया में बात करते हुए फिर से भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत ने काफी ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है अमेरिका की वस्तुओं पर, जिसके कारण काफी कम व्यापार होता है अमेरिका और भारत के बीच में। इसमें ज्यादातर व्यापार जो हो रहा है वो अमेरिका के अंदर भारत का प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन भारत में अमेरिका का प्रोडक्ट नहीं जाता, क्योंकि टैरिफ इतना ज्यादा लगाया गया है। इस पर अब मोदी सरकार पर दबाव बनाया गया, तो फिर ट्रंप ने कहा कि फैसला वापस लेने के लिए राजी हो गया है अमेरिका। हालांकि फिर बाद में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर से विवादित बयान देकर भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के लोग, लेकिन मोदी और उनके विदेश मंत्री के द्वारा एक शब्द नहीं बोला गया है। दोस्तों जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बीजेपी के लोग बिहार में बाबाओं को बुलाकर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब पुराने मोड में वापस लौट रहे हैं। दोस्तों अल्पसंख्यक समाज के विकास कार्यों को गिनवाते उन्होंने एक पोस्ट करवाया। इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए शिक्षा पर है विशेष फोकस। अल्पसंख्यक छात्रावास योजना के तहत राज्य भर में 48 छात्रावास संचालित की जाएगी। 4 निर्माणाधीन है, यानी निर्माण चल रहा है। आधुनिक सुविधा के साथ 4885 छात्रों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज को लेकर और भी कई बड़े वादे
गिनवाए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर ये काफी लेट से इनको याद आया है। इसी से पता चलता है कि जब भारतीय जनता पार्टी से दबाव बनाएगा तब जाकर वो वापस से अपने पुराने एजेंडे पर लौटे हैं दोस्तों। बीजेपी के लोग हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और नीतीश कुमार अगर अकेले हिंदुत्व पर मैदान में उतरने की कोशिश करे तो बुरी तरीके से हार जाएंगे। ये बात उनको ही पता है, इसीलिए बच बचकर चल रहे नीतीश कुमार। इससे पहले उर्दू पढ़ाने का भी उन्होंने ऐलान किया था। 70 दिन का एक कोर्स भी करवाया जाएगा। साथ साथ दोस्तों होली और जुम्मे की नमाज को लेकर शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 14 मार्च को होली के मद्देनजर जुम्मे की नमाज को 2:30 बजे के बाद निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से भाईचारा बनाकर त्योहार को आगे मनाने के लिए बोला है। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोग अमूमन बड़ा दिल दिखाते हैं दोस्तों। 2:30 बजे से अगर जुम्मे की नमाज होगी तो इसका मतलब टाइम को 1.5-2 घंटे बढ़ा दिया गया है दोस्तों। सदर जफर अली एडवोकेट ने दोनों समुदाय से अपील करते हुए होली और जुम्मे के नमाज को लेकर भाईचारा का वातावरण बनाने की अपील की है दोस्तों। होली के रंग वाली जगह पर खड़े ना हो क्योंकि शरारती तत्व दोनों समुदाय में होते हैं, इसलिए रंग वाली जगह पर ना जाए ताकि वह अप्रिय घटना वहां पर ना कर सके। कुल मिलाकर दोस्तों कुछ लोग इस ताक में बैठे होंगे कि विवाद खड़ा करते हैं और समाज के लोगों में आपस में विद्वेष फैलाते हैं। हालांकि चेतावनी देते हुए दोनों समुदाय के लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी बोल दिया गया है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। साथ साथ दोस्तों राज्यसभा में बुधवार को एक सदस्य ने रेलवे का टिकट ऑनलाइन बुक करने में लोगों को होने वाली असुविधा के बारे में अश्विनी वैष्णव पर कटाक्ष किया है दोस्तों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि यदि वह IRCTC से टिकट बुक करने का प्रयास करे तो उसके तुलना में IIT परीक्षा पास करना ज्यादा आसान है, यानी तत्काल टिकट लेने से ज्यादा आसान IIT क्लियर करना है। और ये तंज कसते हुए व्यंग करते हुए ये बात बोली गई है दोस्तों। इसका दूर तक असर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री जो रेल मंत्री के तौर पर काम करते हैं उनके पास आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे टिकट बुकिंग में लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा सके दोस्तों। इतना ज्यादा AI और ML और तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार का ध्यान इधर है ही नहीं दोस्तों। इस पर रेल मंत्री की ओर से कोई बयान भी नहीं आया है, यानी चुप्पी साधकर मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को फर्जी आधार कार्ड पर ट्रेवल करने के मामले में जमानत को मंजूर कर लिया है दोस्तों। इस मामले में कानपुर के ग्वालटोली थाने में इरफान सोलंकी के खिलाफ साल 2022 में केस दर्ज किया गया था। पिछले 2 साल से वो जेल में बंद है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद सीनियर नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया है। काफी चौंकाने वाला बयान। उन्होंने कहा है कि जहां चुनाव हार रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी पहले भी नहीं थी। हरियाणा में आज नगर निकाय के चुनाव के नतीजे आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुश हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस लगातार चुनाव लड़ती आ रही है और लगातार 3 बार से विधानसभा का चुनाव हारी है दोस्तों। इसके बावजूद इस तरीके का बयान दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी वहां पर पहले से ही मजबूत थी। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हरियाणा में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, लेकिन उसके सबसे बड़े नेता जो हरियाणा में जिनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है ऐसा बयान देंगे तो फिर इससे पार्टी का विस्तार कब कैसे होगा दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करने वाली है। इसी चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के सारे पदों से मुक्त हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में काफी चुनाव लड़ लिए और अब समझ गए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का विस्तार अब हुड्डा नहीं करवा सकते। अब नए नेतृत्व की जरूरत है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या ये क्लियर कट मैसेज आ चुका है? वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सहयोगी पार्टी सुभाषपा के नेता OP राजभर ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में उनकी पार्टी NDA के अंतर्गत चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी और अगर NDA वाले साथ में नहीं आते हैं और चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटें नहीं देते हैं तो फिर 29 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। OP राजभर के इस ऐलान के बाद कह सकते हैं कि NDA के लिए कम से कम 29 सीटों पर कुछ हजार वोट तो जरूर काटेंगे और ये फायदा इंडिया अलायंस के लिए ही होगा। सुभाषपा को और मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ED वाले छापा मारने के लिए गए थे, फिर कांग्रेसियों ने अपनी ताकत से रूबरू कराया था। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बुधवार को होली मिलन का समारोह आयोजित किया गया दोस्तों। यहाँ पर एक ऐसा मौका था जहां सारे विधायकों को एकजुट करके कांग्रेस एक बड़ा मैसेज दे सकती थी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ऐसा ही किया दोस्तों। सारे विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। जब छापा पड़ा था सारे विधायक उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर पर गए थे और एकजुटता दिखाई थी। अब होली मिलन में भी साथ में नजर आ रहे थे। उसका मतलब बीजेपी के लोग छत्तीसगढ़ में जितनी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन भूपेश बघेल के साथ पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का विधायक दल एक साथ खड़ा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भूपेश बघेल बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ के अंदर, इसीलिए उन्हें अब जेल के सलाखों के पीछे डालने की सारी कोशिशें की जा रही है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ने का आरोप लगाते हुए झारखंड को विभाजित करने की मांग की है दोस्तों। आपको बता दें कि शून्यकाल के दौरान सवाल खड़ा करते हुए झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र को अलग राज्य घोषित करने की मांग की गई। निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि जरूरत पड़ेगी तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी विचार किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाते हुए निशिकांत दुबे ने संथाल परगना क्षेत्र के डेमोग्राफी बदलने के आरोप लगाए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में जब जनता के बीच में बीजेपी के लोग गए थे तो सबके बीच में यह मैसेज फैला था कि ये लोग भाजपा के लोग झारखंड को डिवाइड करना चाहते हैं और उसके बाद बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। परगना क्षेत्र में तो बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई थी दोस्तों। संथाल
संथाल परगना क्षेत्र में और उड़ीसा के अंदर भी बीजेपी के नेता वहां के राज्य गान का विरोध कर रहे हैं और पश्चिम उड़ीसा के हिस्से को अलग करने की मांग कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि बीजेपी के लोग जहां चुनाव जीते हैं वहां पर उस राज्य को डिवाइड करने के लिए इतने आतुर नजर आते हैं दोस्तों की वहां की अस्मिता को भी ठोकर मारने की कोशिश करते हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या बीजेपी के लोग जानबूझकर लोगों की भावना भड़का रहे हैं? दोस्तों सासार नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को 14 सिंबल पर चुनाव लड़ने से 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। अंबाला के बराड़ा नगर पालिका, करनाल के इंद्री और फतेहाबाद के जाखल मंडी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। कैथल में तीनों नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी मजबूती से चुनाव जीते। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में तो अच्छा समर्थन मिला लेकिन नगर पालिका चुनाव में अच्छी खासी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनने के बाद लोगों को फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा। 2 मुफ्त सिलेंडर पूरे साल भर के अंदर लोगों को दिए जाएंगे, एक होली में एक दीपावली पर दोस्तों। और तब से लोग इंतजार कर ही रहे हैं कि कब सिलेंडर मिलेगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आए। मोदी जी कौन सी ताकत आपको और बीजेपी को महिलाओं को होली में मुफ्त सिलेंडर देने से रोक रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी के सारे लोग मुफ्त सिलेंडर की बातें कर रहे थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वही हाल है, वहां भी कोई मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला है और अब दिल्ली में भी इसी तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। ये बातें खुलकर सामने आ गई है दोस्तों। 8 मार्च को लोगों को 2500 रुपए देने की बातें कही गई थी, वो भी पूरा नहीं हुआ और ये जो सिलेंडर होली के 2 दिन पहले कम से कम देना चाहिए था वो भी अभी तक नहीं आया है। होली के दिन भी नहीं देंगे, ये बात तो तय है। कुल मिलाकर बीजेपी के लोग दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक मूर्ख बनाएंगे ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि भाजपाइयों को लगता है कि जनता सब कुछ भूल जाती है, लेकिन बीजेपी के लोगों को यह तब एहसास होगा कि जनता कभी नहीं भूलती जब वो बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे। हालांकि 2024 के लोकसभा उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को पता चल जाना चाहिए था। साथ साथ आज तक के टीवी चैनल पर यह शो करवाया गया कि नीतीश और राबड़ी देवी के बीच विवाद हो गया है बयानबाजी को लेकर। 2005 से पहले महिलाएं कितनी सुरक्षित थी कितनी नहीं सुरक्षित थी इसे लेकर डिबेट कराया जा रहा है। इस पर कांग्रेस के लोगों ने कहा कि बिहार में पलायन पर कोई डिबेट करा लीजिए, भगदड़ में कुचले बिहारियों पर कोई डिबेट करवा लीजिए, बिहार में बेरोजगारी पर कोई डिबेट करवा लीजिए, बीपीएससी के छात्रों के दमन पर कोई डिबेट करवाइए, जेडीयू बीजेपी की खींचतान पर कोई डिबेट कराइए। लेकिन फिर से बिहार के चुनाव के मद्देनजर जेडीयू वर्सेस आरजेडी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री साबित करने के लिए दावा किया जा रहा है कि 2005 से पहले बुरे हालात थे। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने यह 2005 से पहले वाला कार्ड, जंगल राज वाला कार्ड बहुत खेल लिया है और जनता को यह ज्यादा पसंद नहीं आता है, जनता इसे बेफिजूल की बात अब समझती है और मीडिया वाले चाहे जितनी कोशिश करें, माहौल इस बार बिहार के अंदर रोजगार वर्सेस बेरोजगारी का है और सुशासन वर्सेस कुशासन का है, राक्षस राज वर्सेस सुशासन का है। दोस्तों 17 महीने की तेजस्वी यादव की सरकार में कानून व्यवस्था और बेहतर हो गई थी और उन्होंने नौकरियां भी जमकर बांटी। तो बीजेपी के लोगों का जो दावा था जंगल राज स्थापित करने का पूरी तरीके से गलत हो गया, बल्कि भाजपा के शासन काल में राक्षस राज देखने को मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के ठाणे के अंदर आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप पर हमले का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच करनी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि डोंबिवली के कचोरे गांव के अंदर आरएसएस कैंप में प्रशिक्षण के दौरान कैंप के ऊपर पथराव किया गया, ये जानकारी मीडिया में दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तिलक नगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कुमार कदम ने बताया है कि हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को उनके फुटेज को खंगाल रही है। जो भी आरोप लगे हैं उस पर जांच पड़ताल की जाएगी, सबूत जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक तो सबूत इनको मिला नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों आरएसएस वालों के साथ ऐसा हो रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या महाराष्ट्र में अब आरएसएस के खिलाफ बीजेपी के लोग खड़े हो गए हैं? साथ साथ पार्टी सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के गुरुग्राम के कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाटिका सिटी होम्स की टीम और सोसाइटी निवासियों से मुलाकात भी की है दोस्तों और उनकी समस्या सुनी है, समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया गया है। कुल मिलाकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई वो पार्टी हुआ करती जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे करके रामदास अठावले इसके हेड बन गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस पार्टी का सबसे बड़ा दबदबा होना चाहिए वहां तो वो दूर दूर नजर नहीं आते, लेकिन अब हरियाणा गुरुग्राम में अपना विस्तार करवाना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ डुप्लीकेट वोटर आईडी को लेकर लोकसभा के बाद राज्यसभा में सवाल खड़े किए गए दोस्तों। राज्यसभा में बुधवार को विपक्षी दलों ने मतदाता पहचान पत्र के 2 नंबर होने को लेकर यानी जो ईपीआईसी नंबर होता है उसके दोहरावे को लेकर मुद्दा उठाया है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने सवाल खड़ा किया, उनके साथ में और भी कई सारे लोग साथ में खड़े थे। नियम 267 के तहत राज्यसभा के सदस्यों को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति देता है दोस्तों और इसके तहत चर्चा की मांग भी की गई है। हालांकि चर्चा नहीं कराई गई दोस्तों, लेकिन बीजेपी के लोग कब तक बचेंगे ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पहले से ही बैकफुट पर है। शायद बीजेपी के लोगों को लग रहा होगा कि वो मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद विपक्ष के लोग भूल जाएंगे, लेकिन अंततः उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जवाब जरूर देंगे दोस्तों। ये काफी गंभीर मामले हैं। वहीं पर बजट
बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाए दोस्तों कांग्रेस पार्टी और डीएमके ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई है दोस्तों। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि इन प्रोजेक्ट से नेशनल सिक्योरिटी खतरे में। उन्होंने दावा किया है कि ये प्रोजेक्ट बॉर्डर से 1 किलोमीटर के दायरे तक लगेंगे, जबकि नियमों के तहत बॉर्डर एरिया से 10 किलोमीटर किसी भी तरीके का निर्माण की अनुमति नहीं है। गुजरात सरकार ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास 1 किलोमीटर के दायरे में एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को 25,000 हेक्टेयर जमीन दी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि केंद्र और राज्य सरकार संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी और लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर पाकिस्तान के साथ कल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो 1 किलोमीटर के अंदर अगर इतने सेंसिटिव प्रोजेक्ट लगेंगे तो उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो काफी गंभीर हो सकता है देश के लिए। आपकी जो भी राय हो लिखकर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।